हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हम लोग चैप्टर 17 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन टोटल 14 क्वेश्चंस को डील कर लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को डील करते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। तो 15 से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें असर्शन एंड रीज़न दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन तो अब यूपीएससी नहीं पूछती है, बट फिर भी देखते हैं असर्शन क्या है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट अनकम्यूटेड सेंटेंस। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है? क्षमा करने का अधिकार, रिप्राइव, रिस्पाइट, ये सब करने का उसके पास अधिकार है। तो ये फर्स्ट आपका सेशन ये कह रहा है। सेकंड क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट एक्सरसाइज नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव फंक्शन बट ऑल्सो जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज केवल एग्जीक्यूटिव फंक्शन को नहीं करते, साथ साथ में वो जुडिशियल और लेजिस्लेटिव फंक्शन को भी एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो दोनों में, तो आप यहाँ पे बिकॉज वर्ड का यूज़ करके देख सकते हैं। अगर बिकॉज वर्ड पढ़ने के बाद करने के बाद आप असर्शन को रीड करते हैं, तो अगर दोनों एक दूसरे के साथ सेंटेंस मैच करता है तो आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को फुलफिल भी करेगा। तो आपका रीज़न जो कह रहा है कि प्रेसिडेंट केवल एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज नहीं करते, साथ ही साथ जुडिशियल और लेजिस्लेटिव पावर को भी फंक्शन करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है? पार्डन का पावर, रिप्राइव का पावर है। तो ये कौन सा पावर आ जाएगा? आपका जुडिशियल में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एसेंशियल रीज़न दोनों करेक्ट है और दोनों एक दूसरे को फुलफिल भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। फर्स्ट क्या है? ही कैन एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वो दोनों हाउस को एड्रेस कर सकते हैं, समन कर सकते हैं और उसको मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी हाउस को। आपका बी क्या कह रहा है? वो हाउस को समन कर सकते हैं लेकिन वो मैसेज सेंड नहीं कर सकते किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। तो ऐसा तो नहीं होता, वो किसी भी हाउस में मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो तो भाई प्रेसिडेंट है, उनको जो मन करे वो करे हाउस के साथ, तो मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड होकर के ही कुछ कर सकते हैं। एंड सी क्या आपका? ही कैन सेंड मैसेज टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट कैन नॉट समन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हाउस को समन नहीं कर सकते हैं, बुला नहीं सकते हैं और ना ही उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। एंड डी क्या है? ही कैन नॉट सेंड मैसेज आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और समन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपको यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट यही लगेगा कि वो मैसेज भी सेंड नहीं कर सकते हैं, ना ही हाउस को समन कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे, आपको यहाँ पे वेग स्टेटमेंट दिखेगा और यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका तरह का कॉमन सेंस का आंसर था। आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको लगेगा कि नहीं, आपका आंसर ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो इसमें प्रेसिडेंट के बारे में ही आपको बताना है कि क्या सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के एक भाग होते हैं। सी क्या कह रहा है? कैन नॉट स्टैंड फॉर इलेक्शन फॉर मोर देन 2 टर्म्स। वो 2 टर्म से ज़्यादा के इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते। और डी क्या कह रहा है? प्रेसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो ज्वाइंट सिटिंग में प्रिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है? देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी और डी देखेंगे तो ये आपको कंप्लीट इनकरेक्ट लिखा, क्योंकि ये 2 टर्म्स नहीं होता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टर्म के लिए हो सकते हैं? वो इनफाइनाइट टर्म के लिए, जितने भी टाइम तक वो चाहे प्रेसिडेंट बन सकते हैं। उनका टर्म होता है 5 साल का। जबकि ये 2 साल की बात किस में की गई है? आपके यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में, कि वो 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। और आपका जो डी है ज्वाइंट सिटिंग, इसका जो हेड कौन होता है? ज्वाइंट सिटिंग के हेड होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये आपका आर्टिकल 108 में प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे बस यहाँ मेंबर और पार्ट में कन्फ्यूजन है। तो अगर एक्साइटमेंट में आप मार सकते हो ऑप्शन ए बी को बिना पढ़े, लेकिन यहाँ पे आपका पार्ट ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में आपको पता होगा 3 पार्ट है। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा एंड आपके प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे पार्ट हो जाएगा, नॉट मेंबर। देखते क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इम्पीचमेंट के बारे में कौन करेक्ट नहीं है? तो लास्ट क्लास में मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था क्या इम्पीचमेंट क्या होता है। एक है आपका द चार्जेस फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी प्रीफर्ड बाय आइदर ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो चार्जेस होते हैं वो किसी भी हाउस में लगाए जा सकते हैं। बी आपका क्या कह रहा है? द रिजोल्यूशन हैज़ बी मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 30 days नोटिस इन राइटिंग। डी के मीन्स जो रिजोल्यूशन होता है वो मूव करना चाहिए कब? 30 डे का नोटिस आपको पहले देना चाहिए प्रेसिडेंट को, उसके बाद। एंड सी क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन हैज़ बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रिजोल्यूशन होगा
साइन मतलब जो रिजोल्यूशन पास करने के पहले कम से कम उसको 1/4 मेंबर का साइन होना जरूरी है। एंड डी क्या है, द रिजोल्यूशन हैज़ बी पास्ड बाय अ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। तो जब एक बार रिजोल्यूशन पास हो जाती है, रिजोल्यूशन लाने के लिए 1/4 चाहिए, लेकिन रिजोल्यूशन को पास कराने के लिए कितना चाहिए आपका 2/3 मेजोरिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे 30 डेज नहीं होता है, यहाँ पे कितना दिन होता है, 14 डेज। एकदम हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंडर 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का कौन कौन सा पावर यहाँ पे सही डिस्क्राइब कर रहा है। तो एक क्या है, इफ द चीफ मिनिस्टर इन स्पाइट ऑफ कमांडिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट रन हिज गवर्नमेंट अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सीएम के पास लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्फिडेंस होने के बावजूद अगर वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो प्रेसिडेंट वहाँ पे इमरजेंसी लगा सकते हैं। बी क्या कह रहा है, इफ़ द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन, अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन कर जाता है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं। सी क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट कैन रिफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर एडवाइस एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, रिफ़र करेंगे उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास और बोलेंगे एडवाइस देने के लिए, और उसी एडवाइस के अनुसार काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के अनुसार एक्ट करेंगे। और डी क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इफ द गवर्नर रिफ्यूज टू मेक अ रिपोर्ट। तो अगर गवर्नर रिफ्यूज़ कर देता है रिपोर्ट बनाने के लिए तो प्रेसिडेंट वहाँ पे इमरजेंसी नहीं लगा सकते। फोर्थ ये कह रहा है। तो हम लोगों ने इमरजेंसी का जब क्वेश्चन डिस्कस किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 356 में ये प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है स्टेट में तो वहाँ पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी को लगा सकते हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 20, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। इसमें आपको आर्टिकल दिया हुआ है। तो देखते हैं हमारा लिस्ट 1 में क्या है, आर्टिकल 61 किसके बारे में डील करता है, 54, 53, 52 एंड 56 किसके बारे में डील करता है। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 52, मान लेते हैं आपको सारा नहीं भी आता तो पता होगा कि आर्टिकल 52 स्टार्ट करता है प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट का तो सबसे पहला आर्टिकल में क्या हो सकता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सी को ए से मैच करा सकते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 डील करता है। उसके बाद अगर आप सी को 1 से मैच कराएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन करेक्ट मिल जाएंगे, मीन्स आप इन दोनों का एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड आपका फिर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 56, 54 एंड 61। तो देखिए हम लोग आज देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 61 में किसके बारे में डील किया गया है, इम्पीचमेंट के बारे में। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, इम्पीचमेंट कहाँ पे, आर्टिकल 61 में। तो यहाँ से आप ए को 3 से मैच करा सकते हैं। तो ए में 3 कहाँ पे है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन ए को हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया तो अपना ऑप्शन डी को चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आराम से। एंड आर्टिकल 54 में किसके बारे में डील किया गया है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। और 56 में आपका डील किया गया है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। तो अगर हम लोग ब्रीफली अगर आर्टिकल को देखते हैं तो आर्टिकल 52 में किसके बारे में डील करते हैं कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। और आर्टिकल 53 में किसके बारे में होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो भी होगी यूनियन की वो प्रेसिडेंट के पास होगी। और एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होगी तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी एक होना चाहिए, इलेक्शन का प्रोसीजर भी होना चाहिए। तो इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 54 में डील किया गया है। और 55 में क्या डील किया गया है कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, मींस इलेक्शन होगा ये 54 में, और इलेक्शन का प्रोसेस के बारे में आर्टिकल 55 में डील किया गया। और 56 में ये डील किया गया है कि आखिर वो प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा, वो कितने साल तक रहेंगे। लेकिन आर्टिकल 56 के बाद आता है आपका आर्टिकल 57 जिसमें कि री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी की बात की गई है। पहले तो इलेक्शन हो गया और फिर इलेक्शन की एलिजिबिलिटी की बात की गई आर्टिकल 57 में। लेकिन यहाँ तक इसके बारे में बात नहीं की गई थी कि प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल 58 में डील किया गया। और 59 में ये डील किया गया कि प्रेसिडेंट को ऑफिस में रहने के लिए उनका कंडीशन क्या होगा। कंडीशन के बारे में आर्टिकल 59 में डील किया गया है। और 60 में उनका ओथ एंड अफर्मेशन। एंड फिर हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में बात किया गया है। और फिर आपके पास आर्टिकल 65 में डील किया गया कि वाइस प्रेसिडेंट किसके तौर पे काम करेंगे। अगर प्रेसिडेंट अपना वर्क नहीं करते हैं, मीन्स प्रेसिडेंट अपने ऑफिस पे नहीं रहते हैं, तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। तो ये ब्रीफली आर्टिकल 52 से यहाँ तक आपका प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द रूल ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन बाई 2/3 majority of total number of members of the House of Parliament applicable in case
ऑफ। तो 2/3 मेजोरिटी किस किस केस में आपको चाहिए होती है कि पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी से किसी भी बिल को पास कराना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तब से हम लोग क्या डील करते आ रहे हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए हमें पता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है अचानक से अगर आपके किसी एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूपीएससी एग्जाम में आ जाए तो, क्योंकि यहाँ तो आप चूज़ कर सकते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजोरिटी भी होता है, स्पेशल भी होता है, और स्पेशल के साथ साथ हाई स्टेट की रेटिफिकेशन भी होती है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बी क्या है, अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी लगाने के लिए 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। तो अगर हम लोग थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें पता होगा कि इमरजेंसी तो लगाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उसके 1 मंथ के बाद क्या करना होता है, 2/3 मेजोरिटी होती है, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज़ करें तो आपको पता होगा 2/3 मेजोरिटी अगर टोटल मेंबर की लगाई जाए, और मान लेते हैं कि टोटल मेंबर प्रेजेंट ही ना हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उन्हीं से आप अप्रूव करवा लीजिए 2/3 मेजोरिटी से। तो इस तरह आपका ऑप्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। एंड डी डिसअप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अगर डिसअप्रूव करना हो तो यहाँ पे लोकसभा का काम आ जाता है, और प्रेसिडेंट को जब मन करे वो हटा सकते हैं। तो ये तो आप ईजिली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। असर्शन रीजन दिया गया आपका। असर्शन क्या है, नो पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो कोई भी पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं लगाया जा सकता है बिना पार्लियामेंट के सैंक्शन के। एंड रीजन क्या दिया गया, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू ऑथराइज द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अगर इमरजेंसी होगा तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एम्पावर हो जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो यहाँ पे आपका अपने अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। देखिए क्या यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इमरजेंसी के टाइम में जो अथॉरिटी हो जाती है प्रेसिडेंट के पास हो जाती है, लेकिन कोई भी आपका जो रीज़न ये असर्शन जो कह रहा है, कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो कोई भी पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता बिना पार्लियामेंट के सैंक्शन के। तो यहाँ पे आपका रीज़न तो ये कह रहा है कि हो सकता है पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट खुद से एम्पावर हो जाते हैं। तो इस तरह अगर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा ए इनकरेक्ट है, तो ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 देखते हैं। एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु मेक्स रूल्स फॉर मोर कन्वेंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेड बिजनेसेस। तो कौन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार वो कौन है जो कि एम्पावर हो जाते हैं बिजनेस के एलोकेशन के लिए, और ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मिनिस्टर किस तरह से काम करेगा। आपका 22 ये कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ रहे इसलिए प्रेसिडेंट तो करेक्ट हो जाएगा, चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए यूनियन लॉ मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल या कैबिनेट सेक्रेटरी, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न होगा जो बिजनेस एलोकेट करेगा, सभी को कौन एलोकेट कर सकता है, जो आपके हेड ऑफ स्टेट है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, क्योंकि लॉ मिनिस्टर तो अपने लॉ मिनिस्टर के अंदर जो आएंगे उसको एलोकेट करेंगे, या अटॉर्नी जनरल भी सर्टन पीपल का कर सकते हैं, लेकिन सभी को कौन करेंगे यहाँ पे, प्रेसिडेंट। 24 क्या हो जाएगा आपका, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। रिगार्डिंग ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आफ्टर पासिंग बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, अगर उसको पास करा दिया जाता है दोनों हाउस से, तो प्रेसिडेंट को उसको क्या करना होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में उसमें भी डील किया था। तो ये सेम यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट रिक्वायर क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसिडरेशन, लेकिन अगर ये रिकंसिडरेशन के बाद वापस से एडवाइस चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो उसको उस एडवाइस को मानना पड़ेगा। ये आपका कौन सा प्रोविज़न में दिया गया है, आपको ये बताना है। तो देखिए जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें ये प्रोवाइड किया गया था, बताया गया था कि प्रेसिडेंट को एड एडवाइस मानना पड़ेगा आफ्टर रिकंसिडरेशन। अगर वो एक बार कंसिडरेशन भेज दे और उस एडवाइस को फिर प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा रिकंसिडरेशन वाले एडवाइस को। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था आपका, 1978 में। तो
तो ये वाला क्वेश्चन एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी का चांसेस है नहीं पूछने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखते क्वेश्चन नंबर 26। एसेंशन एंड रीजन दिया हुआ है आपका। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिटर्न एनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हाउस। देखिए यहाँ पे एनी बिल, कोई भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास वापस प्रेसिडेंट भेज सकता है। रीज़न क्या दिया है? द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। तो देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो साफ साफ कहा है कि कैन नॉट रिटर्न मनी बिल, और यहाँ पे बोल रहा है कि कैन रिटर्न एनी बिल। तो दोनों तो सही नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक तो इनकरेक्ट है। तो आपको मालूम होगा कि मनी बिल को हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो बिल होता है, उसको भी प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? रीज़न इनकरेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका असर्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को और रिटर्न कर सकती है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हमारा क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड इन ऑफिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रेसिडेंट का पावर है पार्डन ग्रांट करने का, उसके रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है। देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट या ऑप्शन क्या है। द प्रेसिडेंट कैन डू सो इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस इज कोर्ट मार्शियल। देखिए वो सारे केस में कर सकता है, और साथ में कोर्ट मार्शल के भी केसेस को वो कंसिडर कर सकता है, उसके पनिशमेंट को कम कर सकता है। बी क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज सच पावर्स इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ फॉलिंग विद इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो वो कोई भी लॉ के लिए पनिशमेंट को कम कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है पार्डन को, जब वो लॉ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के अंडर आए। सी आपका क्या कर द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज सच पावर्स इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ। जितना भी सेंटेंस ऑफ डेथ होता है उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट पार्डन को एक्सरसाइज कर सकता है, पार्डन के पावर को। डी क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट में रिजेक्ट अ पिटिशन फॉर मर्सी बट ही मस्ट हियर पिटिशन फॉर मर्सी बिफोर रिजेक्टिंग। तो देखिए यहाँ पे मस्ट वर्ड का यूज़ किया गया। मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पे मस्ट हो या जहाँ पे ऑनली हो, ऐसे वर्ड पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट पिटिशन को रिजेक्ट नहीं कर सकती, मर्सी पिटिशन को, बिना कंसिडरेशन के, मतलब उनको पहले ये सुनना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, प्रेसिडेंट आपके हेड ऑफ स्टेट है, तो उनको आप कैसे बोल सकते हैं कि आप सुनिए, नहीं तो आपको सजा हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होता है कि मस्ट है उनका सुनना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोग डील करते हैं, उसका एक क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ भी आपको इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो अगर आप इनकरेक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, एक्साइटमेंट में अगर आप चाहें तो किसी भी ऑप्शन को करेक्ट सोच करके फर्स्ट ऑप्शन को ही करेक्ट करके चल जा सकते हैं। तो इनकरेक्ट हो या नॉट करेक्ट हो, ऐसे वर्ड पे ध्यान देना है। ए क्या कह रहा है? ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जितना भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया गया, ना कि ऑल अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स क्या हो जाएंगे? प्रेसिडेंट करेंगे किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। बी क्या कह रहा था? द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल यूनियन मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे या यूनियन मिनिस्टर होंगे, वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। सी क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एट हिज डिस्क्रिप्शन। तो उनके पास एब्सोल्यूट पावर होता है किसी भी चेयरमैन को और मेंबर को रिमूव करने का, किसके? स्टैट्यूटरी बॉडी के, स्टैट्यूटरी बॉडी के किसी भी मेंबर को या चेयरमैन को भी रिमूव कर सकते हैं, उनके पास फुल अथॉरिटी है। डी क्या कहता है? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है आपके आर्म्ड फोर्सेस के? प्रेसिडेंट। तो ये हम लोग तो पढ़ते ही हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के वो सुप्रीम कमांडर हैं। लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं होता उनका पावर स्टैट्यूटरी बॉडी के रिगार्डिंग। So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.